हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज। पार्ट 4 है जिसका आज हमारा अंतिम भाग है। पार्ट 6 युगों का दौर। इसमें पढ़ेंगे विकास और ह्रास। विकास का मतलब क्या हुआ कि भारत की उन्नति किस प्रकार हुई और किस प्रकार उसका पतन हुआ। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव हुए। यानी कि हमने पढ़ा था ईसा मसीह के जन्म से लेकर 1000 ईस्वी के जब तक महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, उस समय तक के काल को बता रहे हैं कि एक ईसवी सन से लेकर 1000 वर्षों में भारत में बहुत सारे लोग आए आक्रमण के तौर पर। आक्रमण किया लोगों ने, जिसमें हमने पढ़ा था हुड, शक, कुषाण, है ना, महमूद गजनवी, ये सब भारत में आ चुके थे आक्रमणकारी के रूप में। कुछ तो भारत में ही जज्ब हो गए और कुछ यहाँ से लूटपाट करके भारत से बाहर चले गए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा। इतना उतार चढ़ा रहा हो, इतने सारे आक्रमणकारी आए, फिर भी भारत ऊर्जा से भरा हुआ था, मतलब जोश से भरा हुआ था, अपनी प्रगति की ओर था और कर्मठ थे काम के प्रति। हर हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना थी। जैसे उस समय मराठा वगैरह या फिर जो भी हमारे मध्य युग में पढ़ रहे थे हम, गुप्त साम्राज्य, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, इन सब के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम कर्मठ रहे। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता रहा। और ईसवी सन से 1000 ईस्वी के आसपास या 1000 वर्षों में, ठीक है, 1000 वर्षों तक भारत में बहुत सारे देशों का, पहले से ही भारत दूसरे देशों में व्यापार करता रहा, लेकिन अब यहाँ ईरान, चाइना, ठीक है, यूनान, इन बहुत सारे देशों से भारत का संपर्क बढ़ने लगा था। यहाँ के जो लोग थे वो यात्री के रूप में, गेस्ट के रूप में, है ना, और कवियों के रूप में, अलग अलग तरीके से राजदूत के रूप में भारत में आने लगे थे और हमारे देश के भी जाते थे। साथ ही साथ व्यापार भी होता था। तो यानी कि हमारे संपर्क उनसे बढ़ने लगे। और तो और पूर्वी समुद्री रास्ते से हमारा एक प्रभावशाली दबदबा बन गया था एक तरीके से। हम बहुत सारा व्यापार करते थे समुद्र के जरिए। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेश की स्थापना और भारतीय सीमा को पार कर दूर दूर भारतीय संस्कृति का प्रसार होता रहा। और इस प्रकार जब हम दूसरे देशों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो है वहां पर दूर दूर तक उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, वो फैलेगा वहां। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी, हमने पढ़ा था प्रारंभ में कि तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त वगैरह को पढ़ा था, चंद्रगुप्त को पढ़ा था, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं, उनके बारे में पढ़ा था। बहुत ही समृद्धशाली युग रहा है ये भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। ये भारत का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। तो हम इसको देखेंगे कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आपके गुप्त काल को। इस युग में संस्कृत साहित्य के एक प्रकार की प्रशस्ति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान तथा दीप्त उमंग दिखाई पड़ती है। सिर्फ स्वर्ण युग कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें स्वर्ण मुद्राओं का बहुत अधिक स्वर्ण, ये तो एक फैक्ट है, एक कारण है कि गुप्त वंश में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चली थी, लेकिन साहित्य, संस्कृति, कला, इन सब का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। इस समय बहुत ज्यादा कवि, कालिदास भी इसी युग के हैं। तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत साहित्य, हमारे साहित्य का विकास हुआ, हमारी कला संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए इस युग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखते हैं और किस प्रकार से गुप्त युग को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? अभी आपको बताया कि इसमें साहित्य, कला, संस्कृति, स्वर्ण मुद्राएं, सबका बहुत तेजी से विकास हुआ, चरम सीमा तक पहुंच गए। कालिदास भी इसी युग के हैं, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया। और स्वर्ण युग के समाप्त होते होते, अर्थात गुप्त युग के समाप्त होते होते, हमारी जो कमजोरियां थी वो सामने प्रकट होने लगी। उत्तर पश्चिम से गोरे हुड़ों के दल आने लगे। हुड़, जो भारत में हुड़ आक्रमण हम पढ़ते हैं, जो इतिहास में पढ़ते हैं, हुड़ों का आक्रमण, कुषाण, कनिष्क वगैरह जो आए हैं, उनके बारे में बार बार वापस खदेड़ दिए जाते, किंतु वे धीरे धीरे उत्तर भारत में अपनी रास्ता राह बना लेते। बार बार युद्ध के लिए आते, हर बार उनको पराजित कर दिया जाता, भगा देता, लेकिन फिर वापस से आ जाते और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। और लगभग 50 वर्षों तक वो आते हैं, खदेड़ दिए जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके कुछ चले जाते हैं, कुछ अपनी राज सत्ता स्थापित कर लेते हैं, अर्थात उत्तर भारत में अपने आपको शासक के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हुड़ों को निकाल बाहर करते हैं। और इस प्रकार से यशोवर्मन के साथ मिलकर अंतिम गुप्त जो सम्राट थे, उन्होंने हुड़ों को बाहर निकाल दिया भारत से। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक, सैनिक दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होता है तो इंसान का क्या है, जन धन सबकी हानि होती है। तो यहाँ पर भी
जैसे गुप्त वंश जो था एक तो पतन की ओर जा रहा था, साथ ही साथ इतने आक्रमणकारी आ रहे थे कि उनसे बचाने के लिए कुछ और कर ही नहीं पा रहे थे। उसमें हमारे सैनिकों का मतलब सैनिक मर जाना, लॉस हो जाना, धन की भी हानि होना। तो इस तरीके से हम जो थे राजनीतिक दृष्टि और सैनिक दृष्टि दोनों ही दृष्टियों से कमजोर हो गए थे। हमारे सैनिक भी मर रहे थे और राजनीतिक व्यवस्था भी हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम आक्रमण से अपने देश को बचा रहे थे। हूणों से बहुत सारे दल जो यहाँ पर आ रहे थे, जो उन सबसे अपने आप को बचा रहे थे। कुषाणों ने उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ और कुछ लोग यहाँ पर ही बस गए। बसने के बाद क्या हुआ, जब अपनी संस्कृति कल्चर लाए थे, कुछ भारत की कल्चर जो था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। हूणों के पुराने वृतांत कठोरता से और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े थे। हूण जो थे उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो कल्चर था, वो बहुत ही वृतांत मतलब उधाड़, कुछ उधाड़ ऐसे हैं जो बहुत ही उनका जो व्यवहार था वो कठोर था, बर्बर था, मतलब बहुत ही क्रूर था, अत्याचारी थे, ऐसे ऐसा उनका व्यवहार था। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के लिए भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न हो। हम लोग युद्ध में भी इतनी बर्बरता नहीं दिखा सकते थे। भारत के लोग जो थे वो बहुत ही मर्मम थे, मतलब दयालु थे। वो इतना अत्याचार नहीं करते थे कि मतलब बहुत ज्यादा नरसंहार करते हैं। इस तरीके की स्थिति हम युद्ध में भी नहीं कर पाते थे और उनका ये नॉर्मल रूटीन था। जो लोग बाहर के आए थे, महमूद गजनवी यहाँ से युद्ध करके धन लूटने के बाद लोगों को मार देता था। तो ये सारी चीजें, भारत की संस्कृति ऐसी नहीं थी। हमारे आदर्श बिल्कुल भिन्न थे इन सब चीजों से। तो किस प्रकार भारत इन सब आक्रमण को झेल रहा था। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल, उज्जैनी आधुनिक उज्जैन जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी बनी। ये आप जीके में पढ़ते हो ना, हिस्ट्री में पढ़ते हो कि उस समय मगध या फिर उज्जैन, है ना, अलग अलग पाटलिपुत्र किस किस की राजधानी थे, कैसे थे, ये आप पढ़ते रहते हो उसमें। तो यहाँ पर सिर्फ नेहरू जी ने क्या बताया, ये हमारी हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री नहीं है, भारत की हिस्ट्री एक तरीके से आपको समरी के तौर पे बता रहे हैं। ये प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है, एग्जैक्ट सारी चीजें डेट और ये सब चीजें नहीं है, बस वो आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि हमारी भारत की स्थिति ये थी। और जब ये लिखी गई पुस्तक, तब हम गुलाम थे अंग्रेजों के। तो वो हमें हमारी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, अद्भुत बल है। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन जो आते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में बनाई थी, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। कला संस्कृति आदि सब क्षेत्र में उनकी प्रतिभा थी। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर, आपने देखा कि किस प्रकार से आने वाली सदी में वह भी कमजोर हो गए। और उनके द्वारा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उनके द्वारा तो 3 ग्रंथ लिखे गए थे, नाटक लिखे गए थे। तो वही हर्षवर्धन है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़ गए, धीरे धीरे खत्म होते गए। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर भारत और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम कर लेता है। किसकी बात करते हैं? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने क्या किया कि अब हर्षवर्धन जब कमजोर पड़ गया, तो गुजरात का जो मिहिर भोज था, उसने उत्तर भारत और मध्य भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलाकर अपना राज्य कायम कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। अभी तक उज्जैन की राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था, लेकिन अब मिहिर भोज ने क्या किया कि गुजरात से आके, गुजरात और यानी कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, इसमें से उन्होंने अपना राज्य स्थापित करके, जिसकी राजधानी उन्होंने क्या बना ली? कन्नौज को बना लिया। ठीक है। एक बार फिर साहित्य पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। राजशेखर एक कवि हैं। ठीक है। एक बार फिर से मतलब साहित्य का पुनर्जागरण होता है, क्योंकि इससे पहले हमने गुप्त काल में पढ़ा। गुप्त काल में बहुत ज्यादा कालिदास वगैरह बहुत संस्कृत कवि जो थे, वो चरम सीमा पर थे। उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। संस्कृति स्वर्ण युग, इसी वजह से कह सकते हैं कि साहित्य इतना ज्यादा लिखा गया, स्वर्ण युग कह दिया गया। तो यहाँ बीच में फिर से 7वीं शताब्दी तक हमारा गुप्त वंश जो पतन हो चुका था, 7वीं 8वीं 9वीं सदी की बात कर रहे हैं, फिर से एक तरीके से पुनर्जागरण की दोबारा से साहित्य की ओर कुछ कवि आए, उनका व्यक्तित्व निखर के आया। और 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर दूसरा भोज सामने आया, जो मिहिर भोज है, प्रथम मिहिर भोज द्वितीय। तो यहाँ मिहिर भोज द्वितीय जो आए, उनके समय भी साहित्य का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक थे। और उज्जैनी फिर से बड़ी राजधानी बन जाती है। अभी उज्जैनी हर्ष ने बनाया था राजधानी, यहाँ फिर से मिहिर भोज प्रथम ने तो कन्नौज को राजधानी बना लिया था। ठीक है। और जो मिहिर भोज द्वितीय आए, उन्होंने वापस से उज्जैनी को ही अपनी राजधानी बना लिया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिहिर भोज द्वितीय आएगा तो क्या आपका आ जाएगा? उज्जैनी आ जाएगा। और मिहिर भोज प्रथम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? राजधानी कन्नौज आ जाएगा। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था, जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की थी। वह व्याकरण और कोशकार था। डिक्शनरी जैसे बोलते हैं ना, तो व्याकरण की डिक्शनरी भी बनाई थी। साथ ही उसकी दिलचस्पी संस्कृत की, ठीक है, दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में था कि किस प्रकार से, जैसे आप देखते हो ना कि जो चीजें बनाई जाती खगोल शास्त्र में, पिछले हमने पढ़ा था कि जो हमारा पूरा ये जो नक्षत्र मंडल है, सूर्य, सोलर सिस्टम वगैरह, इन सब की भी बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इनमें इमारतों का निर्माण कराया, कला साहित्य, यानी कि एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व कह सकते हैं। किसका? मिहिर भोज द्वितीय का। मिहिर भोज प्रथम का नहीं, द्वितीय का। मिहिर भोज प्रथम का तो बस इतना है कि गुजरात के साथ साथ मध्य भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अपनी राजधानी कन्नौज में कायम कर ली। शक्तिशाली तो था, बट मिहिर भोज द्वितीय जितना नहीं था। वह स्वयं कवि और लेखक था। मिहिर भोज द्वितीय जो है स्वयं कवि भी था और लेखक भी था।
उसने अनेक नाम से कई रचनाएं लिखी हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रति रूप में लोक कथाओं में और किस्सों में हिस्सा बन गए। मतलब वो बहुत महान, ऐसा बहुत सारे किस्से कहानियां उनमें नाम मिलता कि मीर भोज द्वितीय जो था वो कवि था, लेखक था, महान व्यक्ति था, विद्वता यानी कि नॉलेज वाला था, उदार भी था। ये सारी चीजें, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लोक हित में काम करता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिलों में वो कथाओं के रूप में, है ना, इस तरीके से जगह बना लेता है। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा था। चमकदार टुकड़ों में मिहिरभोज द्वितीय का नाम लिया। तो ऐसे ही भारत में न जाने कितने चमकते हुए सितारे हमारे पहले भी रहे हैं और अभी भी हमारा भारत तरक्की कर ही रहा है। इसके साथ साथ कुछ कमजोरी भी रही, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलापों को प्रभावित किया। जो भारत क्रिएटिविटी दिखा रहा था, साहित्य, कला, संस्कृति, हर एक जगह, वो धीरे धीरे इफेक्ट होने लगी, वो प्रभावित होने लगी। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी। मतलब जो परिवर्तन हो रहा था, हमारा ह्रास हो रहा था। हमने हेडिंग में पढ़ा ना, ह्रास, यानी कि जो हमारा साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब में जो एक तरीके खगोल शास्त्र, विज्ञान जो तरक्की हो रही थी, उसी में एक तरीके से कहावत ना, घुन लग जाना। तो वैसे धीरे धीरे भारत जो था वो अपनी रचनात्मक शक्ति में उसमें कमी आने लगी। और वो जो कमी थी धीरे धीरे हुई। इतना स्लो प्रोसेस, एकदम डायरेक्ट नहीं दिख रही थी, लेकिन वो धीरे लंबे समय तक कोई काम लगातार होता रहता है तो उसका बहुत बड़ा फिर इफेक्ट दिखता है। तो वही भारत के साथ हुआ कि वो धीरे धीरे जो ह्रास हो रहा था वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन लंबे समय तक रहा तो उसका प्रभाव दिखा। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। उत्तर भारत को प्रभावित जल्दी क्यों कर दिया? क्योंकि दक्षिण में तो तरक्की थोड़ी बहुत हो रही थी, वहां क्रियाकलाप चल रहा था। उत्तर भारत युद्धों को झेल रहा था। युद्ध आक्रमणकारी जो थे वो दक्षिण में नहीं थे, वो केवल उत्तर भारत में थे। इसलिए यहाँ जो पतन था वो जल्दी ही दिखाई देने लगा। वस्तुतः दक्षिण भारत आक्रमणकारियों के लगातार हमलों के मुकाबले करने के दबाव से बचा रहा, क्योंकि वहां पर आक्रमणकारी जो आते थे उत्तर पश्चिम तक ही रहते थे, उत्तर भारत तक, ज्यादा ज्यादा मध्य भारत तक आए, लेकिन वो दक्षिण तक नहीं गए। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति के बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार, वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। अब ये क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ हमने थर्ड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में भी अच्छे से क्लियर किया है, पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार जो हमारे यहाँ के कलाकार थे, वास्तुशिल्पकार थे, लोहार, सुनार, हमने देखा बस्तियों की बस्तियां, जो कारीगर थे, जो क्रिएटिव लोग थे, धीरे धीरे से वो आक्रमण की वजह से वो डायरेक्ट नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे साउथ की तरफ चले गए और साउथ में जाकर उनका विकास होने लगा, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं हो रहा था। इस तरीके से रचनात्मक शक्ति में या फिर हम विकास के रूप में देखें तो साउथ में विकास हो रहा था, लेकिन उत्तर भारत में विकास नहीं हो रहा था। उसका कारण क्या था? आक्रमणकारी। गर्चे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा, पर जीवन वहां समृद्ध था। पर वहां कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक दार्शनिक विचारों का गढ़ था। एक चीज और ध्यान आपको देनी है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि गर्चे मतलब हालांकि उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया, क्योंकि आक्रमणकारी आते गए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे राजा जो थे वो बट गया, कुछ आक्रमणकारी यहीं आके बस गए, भारतीकरण हो गया। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमें आक्रमण की वजह से हमने बहुत कुछ झेला है, हमने बहुत कष्ट यहाँ पर झेले, लेकिन जीवन बहुत समृद्ध था। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, है ना, ये जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश है, बनारस है, ये जो जगह थी वो आकर्षण का केंद्र थी। यहाँ पर क्योंकि लोग आए तो उनकी संस्कृति भी यहाँ घुल मिल गई। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर आपको विविधता दिखती है तो वहां जल्दी से लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। और हमेशा की तरह बनारस जो धार्मिक स्थल रहा, आज भी है बनारस हमारा धार्मिक स्थल, पहले भी था। और लंबे समय तक कश्मीर में बौद्ध और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। बौद्ध धर्म से लोग हमारे जो इंटरनेशनल तरीके से कह सकते हैं फैल गया था। हमने बौद्ध धर्म को बहुत डिटेल में पढ़ा है थर्ड चैप्टर में, कि किस प्रकार बौद्ध धर्म चाइना, तिब्बत, नेपाल, है ना, सब जगह फैल गया था, श्रीलंका में। कि बौद्ध धर्म के लिए भारत में तक्षशिला और नालंदा में प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर लोग आते थे, पढ़ते थे और अपने अपने देशों में जाके प्रचार प्रसार किया। तो भारत से ज्यादा वो फैल गया था। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, इनमें से प्रसिद्ध नालंदा, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और तक्षशिला उससे पुराना है, जिसके विद्वान पूरे भारत में आदर किया जाता। कि जो नालंदा और तक्षशिला से पढ़ के आता था उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। मतलब ये अच्छी यूनिवर्सिटी थी, जहां पर कि अगर भाई नालंदा का पढ़ा तो बहुत अच्छा नॉलेज वाला होगा व्यक्ति इसके अंदर। तो यहाँ विदेशों के भी लोग पढ़ने आते थे, जैसे आज हम पढ़ते विदेशों में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, तो ऐसे ही हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा में विदेशी लोग पढ़ने के लिए आते थे।
यहाँ चाइना, जापान, तिब्बत के विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा के भी आते थे। सिर्फ यही नहीं आते थे, चाइना, तिब्बत, जापान ही नहीं आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा के भी यहाँ पर लोग आते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध, ब्राह्मण दोनों का अनुसार। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से कि ये साउथ की तरफ लोग चले गए तो वहां शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, कोई उनको परेशान करने वाले नहीं थे, तो अपनी गति से बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में क्या, बहुत ज्यादा लोग आए, विदेशी लोग आए, तो उनकी संस्कृति भी आई, विदेशी लोग आए, तो यहाँ पर ज्यादा क्या परिवर्तन बहुत ज्यादा दिखाई दिया। इसके अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी, सिर्फ बौद्ध शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। नालंदा तक्षशिला में अलग अलग विषयों की भी शिक्षा दी जाती है, जैसे कला, वास्तुशिल्प के विभाग, वैदक का विद्यालय, ठीक है, मतलब डॉक्टरी वगैरह की जो निकलते थे वैद बन के लोग, कृषि विभाग, डेयरी फार्म और पशु, ये सारी के सारे जैसे आप देखते हो ना वोकेशनल कोर्स जो हम करते हैं, इस तरीके के कोर्स भी वहां पर कराए जाते थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार नालंदा, ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया, कि जो नालंदा में विद्वान पढ़ने आते थे विदेशी, उन्होंने जाके वहां बताया कि भारत में एक जो यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें किस प्रकार बौद्ध धर्म की, है ना, वास्तुशिल्प की, आयुर्वेद की, कृषि की, डेयरी की, ये तमाम तरीके की शिक्षाएं वहां दी जाती हैं। और स्वयं हमारे भारत के लोग भी जो नालंदा से पढ़ते थे वो भी विदेशों में जाके या अपने ही भारत में प्रचार प्रसार करते थे। इसके अलावा बिहार में आजकल के और भी यूनिवर्सिटी है, जिनका नाम जैसे भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, काठियावाड़ में वल्लभी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये और कुछ यूनिवर्सिटी ये भी प्रसिद्ध थी, लेकिन हाईएस्ट जो थी, टॉप पे जो थी, वो नालंदा और तक्षशिला थी। इसके अलावा विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी यूनिवर्सिटी ये भी प्रसिद्ध थी गुप्त शासकों के समय में। उज्जैनी विश्वविद्यालय भी उत्कर्ष था, और जब गुप्त वंश तक 300 से 600 के बीच में उज्जैनी विश्वविद्यालय काफी ज्यादा उत्कर्ष मतलब आकर्षण का केंद्र रही। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय जो आज भी है ना, तो वहां पर भी लोग आते थे विदेशों से पढ़ने के लिए। तो भारत आज हम जब अपने इंडेक्स में देखते हैं, तो भारत की जो यूनिवर्सिटी है ज्यादा उनका इंडेक्स में आप देखते हो 50 में, कहीं एक है 100 में, टॉप 10 में कोई यूनिवर्सिटी बनी नहीं आती है। लेकिन उस समय आप देखिए, तो नेहरू जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम ऐसे थे, हमारे अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, हम बहुत, हम विश्वगुरु क्यों कहलाते थे, क्योंकि लोग यहाँ पढ़ने, हमारी यूनिवर्सिटी टॉप पे थी, विश्व में टॉप में थी। आप सोचिए जिस तरीके से हम आज विदेशों में जाते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं, तो हमारे अंदर कितनी अद्भुत प्रतिभाएं छिपी हैं, तो भारत के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम पहले से आगे थे, और आगे अभी भी हम बीच में अपनी शक्ति जो कमजोर मान के बैठे हुए कि अंग्रेज हम हमारा उद्धार कर रहे हैं। अरे अंग्रेजों ने तो हमसे सीखा, हम तो बहुत पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। तो वो यही सब युवा पीढ़ी को बताने का प्रयास करें। जो जो शताब्दी समाप्ति हुई, तो जो 1000 वर्षों का जो समय था, 0 से 1000, वो समाप्त हुआ। सहस्त्राब्दी का मतलब क्या हुआ, 1000, सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष को कहते हैं। यह सब सभ्यता के तीसरे पहर पर जैसा लगने लगा था। जैसे आप पढ़ते ना कि प्रथम पहर, द्वितीय पहर, ठीक है, तो तीसरे पहर पर लग रहा था। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी, क्योंकि वहां पर हमले नहीं हुए थे, और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही। जैसे उत्तर भारत में हम ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन साउथ में नहीं हुए, क्योंकि वो और आगे तक चलता रहा। जो उत्तर भारत में 1000 ईस्वी तक लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन दक्षिण में और थोड़ा समय लगा, जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो। जैसे आप देखें ना कि उत्तर भारत में ही जो भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ वो साउथ से आया था, यानी कि दक्षिण में भक्ति का, क्योंकि जब 1000 ईस्वी समाप्त हो गई, 1000 वर्ष समाप्त हो गए, तब भारत पतन की ओर चला गया, और यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, जब हम पतन की तरफ जाते हैं, हमारा विकास नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता फैल जाती है। और उसके बाद 1300 ईस्वी से लेकर 1700 तक हमारा जो मध्यकाल और भक्ति युग कहते हैं, उसमें बहुत सारे कवियों ने समाज को उद्धार की तरफ प्रचार प्रसार किया, कि किस तरह से हमारे समाज का उद्धार हो सके, विकास हो सके। ये तो पतन की ओर जा रहा है। जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हो। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, तो उसकी धड़कन भी कमजोर हो जाती है, वो भी बहुत धीरे धीरे चलने लगती है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वो धड़कन हमारी मंद होने मतलब हमारा जो विकास था, जो तेजी से हो रहा था, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस हो गया। 8वीं शताब्दी में शंकर ने के बाद महान दार्शनिक नहीं हुआ, मतलब जो शंकराचार्य थे, इसके बाद कोई दार्शनिक महान नहीं हुआ। शंकर ने दक्षिण भारतीय थे, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों का ह्रास होने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म जो अपने चरम सीमा पर था, बौद्ध धर्म फैल रहा था, वो भी धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। पूजा में विकृतियां सामने आने लगी, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति, क्योंकि जो हमारा बौद्ध धर्म था, ये भी कनिष्क के समय क्या हुआ, 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। तो इसमें भी विकृतियां आने लगी। जो बौद्ध धर्म एक तरीके से बहुत सही था, ब्राह्मण धर्म था, इन सब में विकृतियां आने लगी। अभी मैंने जो आपको बताई थी कि भ्रष्टाचार, तंत्र मंत्र का क्या मतलब, अंधविश्वास। तो इस हमारे जो बौद्ध धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, हिंदू धर्म था, इसमें बहुत ज्यादा क्या होने लगा, तंत्र मंत्र मतलब जादू टोना होने लगा, और एक तरीके से वो रूढ़िवादिता उसमें आ गई। साहित्य में भवभूति, ये भवभूति जो है वो संस्कृत के कवि हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। 8वीं शताब्दी में
आखिरी बड़ा विद्वान रहा। संस्कृत के बहुत सारे कवियों के बारे में हमने पढ़ा है, चैप्टर 4 में ही आप देखेंगे, सेकंड या थर्ड उसमें स्लाइड आप उसमें पार्ट में देखेंगे, बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है उन कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम, तो आप वहां से उसको भी जाकर पढ़ सकते हो। तो भवभूति जो है संस्कृत साहित्य के अंतिम सबसे बड़े कवियों में रहे, और भी रहे हैं लेकिन बड़ों में अगर नाम लेते हैं तो भवभूत अंतिम है। गणित में आखिरी नाम बड़ा भास्कर द्वितीय का है, जो हम पढ़ चुके। भास्कर द्वितीय ने 3 ग्रंथों के नाम लिखे थे, 12वीं शताब्दी में है। कला में हेवेल का नाम आता है 7वीं 8वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग रहा। यही महान यूरोपी ने गाथिक कला के चरम विकास का समय रहा। प्राचीन भारतीय कला की रचना गोथिक शैली जो होती है उसी के बारे में बताया जा रहा है। रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा था। मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में भी उत्तर पश्चिम की अपेक्षा दक्षिण भारत में पुरानी परंपरा ज्यादा लंबे समय तक विकसित रही है और कायम रही। आज भी आप देखते हैं कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही वहां पर कलाकारी जो शैलियां हैं वो डिफरेंट टाइप की है। उत्तर भारत में इतने अच्छे मंदिर नहीं मिलते जितने कि हमें साउथ में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की संस्कृति हमारी जो थी पुरानी संस्कृति अभी भी डेवलप हो रही थी, क्योंकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं हो पाया था। उपनिवेश में बसने के लिए आखिरी दल बड़ा दल जो था 9वीं शताब्दी में गया, लेकिन दक्षिण में चोल वंश जो 11वीं शताब्दी के आसपास एक बड़े समुद्र शक्ति बन गए थे। जो चोल शासकों की बात, चोल चेर पांडे जो पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो 11वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश के जो शासक थे वो अप्रतापी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने समुद्र के जरिए जो व्यापार शुरू किया था उससे उनके पास एक तरीके से उनका विकास हो रहा था, और उन्हें श्री विजय ने परास्त कर उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई थी। समय के साथ भारत क्रम से अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई थी, कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर भारत में हुआ था और अंत दक्षिण भारत में हुआ था। उत्तर भारत से प्रारंभ हुआ था इसका ह्रास पतन, लेकिन दक्षिण में धीरे 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 ये दक्षिण तक पहुंच गया, या वहां पर भी इसका पतन धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ बाद में हुआ है उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में, लेकिन वहां भी पतन हुआ है। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या हुआ, अब क्या बता रहे राधा कृष्ण जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति, यहाँ पर आप देखेंगे ये उनकी कोटेशन है, उन्होंने बताया कि भारतीय दर्शन जो है वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी थी। ठीक है, ये लाइन बोली है राधा कृष्णन ने। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से संस्कृति ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक शक्ति उतनी ही चितनी हो जाती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसे विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो वह भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। अब सिंपल सी बात है कि आपसे आगे कोई कब निकलेगा, या तो आप खुद ही अपने आप को कमजोर मान लो कि भाई मैं तो बिल्कुल कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा ये काम, है ना, या फिर सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो। यही तो कारण है ना। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये खुद कह रहे हैं, राधा कृष्ण कह रहे हैं कि भारत का जो पतन शुरू हुआ है वो 2 कारण से मान सकते हो आप। या तो आप ये मान लो कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली दूसरे देश आ गए थे, या ये कह सकते हो कि हम खुद ही इतने कमजोर हो गए थे अंदर से। हम जब हम मान लेते हैं, एक हिंदी में कहावत हुई है, मान लो तो जीत है और ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि भाई हम कमजोर हो चुके हैं, सामने वाला हमसे ज्यादा बहादुर है, तो वो जीत ही जाएगा। पहले ही आपने मान लिया कि मैं हारा हूं। तो इसी तरीके भारत की कुछ स्थिति ह्रास की तरफ जाते जाते ऐसी मानसिक विकृतियां पैदा हो गई थी। साथ ही साथ रूढ़वादिता, अंधविश्वास, जादू टोना, ये सारी बुराइयां भारत में एक तरीके से फैल चुकी थी। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते रहते हैं। और नेहरू जी क्या कह रहे हैं, ये तो प्रकृति का, नेचर का एक तरीके से कह रहे हैं कि जीवन चक्र है, कि हर सभ्यता का जिस प्रकार से उसका विकास होता है वैसे उसका ह्रास और पतन भी होता है। पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपने कायाकल्प कर लिया। और हर बार क्या होता है जब इंसान पतन की ओर जाता है तो नए सिरे से कुछ नया ढंग करता है, कायाकल्प कर लेता है। तो इतने लंबे समय से हमें लेकर आए वैदिक पीरियड से लेकर अब तक कि किस प्रकार से हमारा बीच बीच में उतार चढ़ाव हुए, लेकिन हर बार हमने कायाकल्प कर लिया, मतलब हर बार हमने इसको चेंज करके फिर से नए सिरे से जीवन प्रारंभ कर लिया। उसमें एक ऐसी सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों में हमेशा ताजा रूप देता रहा। मतलब हमारे अंदर एक ऐसी सक्रियता रही, जैसे व्यक्ति के अंदर अगर उसका किसी भी लॉस हो जाता है, लेकिन अगर वो कर्मठ है, उनके अंदर जोश है, वो कर सकता है, पॉजिटिव सोच का है, तो फिर से अपने बिजनेस को डेवलप कर लेगा वो। तो ऐसे ही भारत के साथ था कि भारत सक्रिय रहा। ह्रास तो सबका है, ये तो नेचर का नियम है कि भाई अगर उसका विकास हो रहा तो उसका पतन भी होगा, लेकिन वो फिर से अपने आप को एक तरीके से रिनो कर लिया उसको, मतलब एक तरीके से फिर से नया कर लिया, डेवलप कर लिया उसको, अच्छा नया रूप दे दिया। कुछ इस रूप में कि अतीत के भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध रहा। क्यों ऐसा रहा, क्योंकि हम अतीत से, यानी कि हम ऐसे ही शुरू से थे, कर्मठ थे, सक्रिय थे, पॉजिटिव सोच वाले थे, कि हम जो भी कुछ आता, कुछ भी लॉस होता, हम वापस से अपने आप को नए ढंग से खड़ा कर लेते। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा, और हमेशा से ऐसा रहा कि रूढ़िवादिता आई है, चाहे वैदिक पीरियड में देखें, लेकिन फिर से वो क्या होता था, विचारों के साथ विस्फोट होता था,
और हम नए सिरे से नए जीवन प्रारंभ कर लेते थे। सभ्यताओं को ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें से उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। अब यहाँ पर देखना, ये जो पैराग्राफ है, नेहरू जी क्या बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, ये तो नेचर का नियम है कि जो चीज बनती है उस वो भी, इंसान का जन्म होता है, इंसान की मृत्यु भी होती है, तो क्या जीवन जिया नहीं जाएगा, है ना? कि हमारा तो मृत्यु होनी है, मृत्यु होनी तो क्या जीवन नहीं जिएंगे? तो बताने का प्रयास करने, इतने सारे आक्रमण हुए, ह्रास हुआ, पतन हुआ भारत, लेकिन भारत हर बार सक्रिय रूप से फिर से अपने आप को नया नए रूप में खड़ा कर लेता था। तो वही बताने का कि अभी जो हमारी स्थिति है, जब ये पुस्तक लिख रहे हैं, जब हम आजाद नहीं हुए 44-45 में, कि ठीक है हमारा पतन हुआ, अभी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, औपनिवेशिक है, तो कोई बात नहीं, हमें वो सक्रियता है, हमारी वो जड़ें मजबूत हैं, हमारे अतीत से हमारी जड़ें जुड़ी हैं, हम दोबारा से फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से अपने देश को आजाद करा लेंगे, ये बताने का प्रयास वो कर रहे हैं। और इस प्रकार से भारतीय सभ्यता का एक ऐसे नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, और ये हर बार कि भाई पतन हो रहा है, हम फिर नए ढंग से अपने आप को खड़ा कर ले रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से नाटक सा चलता रहा कि ये तो जैसे जीवन चक्र चलता है। वाटर साइकिल पढ़ते हो साइंस में आप, कि जो पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, फिर वो नीचे बरसता है, फिर वापस से, तो ऐसे ही भारत का ये चक्र जो चलता रहा, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता रहा। लेकिन जिस समय ये पुस्तक लिखी गई उसके बाद करें, लेकिन ये पतन जब एक बार 1000 ईस्वी कंप्लीट हो, उसके बाद देख रहे कि लगातार पतन जो है शुरू होता ही गया, लगातार हो ही रहा है, कि जो सक्रियता थी, जो कर्मठता थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। शायद हम भारतीय समाज व्यवस्था में बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हम वो पुरानी विचारधाराओं में जो जो रूढ़िवादी, जो जादू टोना, ये सारी चीजें फैली, उसमें हम जकड़ के रह गए, हम कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे थे जिससे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता, और हम आपस में ही भेदभाव करने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, वर्ण व्यवस्था कायम होगी, जाति व्यवस्था कायम होगी, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, जो कि हम देखते हैं कबीरदास में कि किस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि हमारे समाज में इतनी ज्यादा विकृतियां पहुंच चुकी थी कि एक संत को किस प्रकार से प्रचार प्रसार करना पड़ रहा था अपने लोग को जगाने के लिए, जहां भारतीय विदेश चले गए और यहाँ से बहुत सारे लोग विदेश चले गए, इतनी विकृतियां फैल चुकी थी। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहां उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था में इतनी में कट्टरपंथा नहीं दिखाई पड़ती, कि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी एक ऐसा अभिशाप था। इस पर उन्होंने, कबीरदास जी ने बहुत बताया कि किस प्रकार से जाति पांच, ऊंच नीच, ये सब भाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोग यहाँ से निकलने लगे, पलायन करने लगे, और देखने इधर उधर जहां पर इतना विविधता नहीं थी, जहां समानता थी, वहां जाके लोग बसने लगे। अगले 400-500 वर्षों तक वे इन उपनिवेशिक में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। और यहाँ से जो निकल गए वो 400-500 तक सालों तक दूसरी जगह अपनी जो क्रिएटिविटी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपस में इतना ज्यादा वो फैल चुका था, एक तरीके से जादू टोना, तंत्र मंत्र, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, जाति व्यवस्था, तो वो लोग वहां से निकल के दूसरे दूसरे जगह चले गए दक्षिण पूर्वी एशिया में, और वहां उन्होंने भारत की जो क्रिएटिविटी थी, जो रचनात्मक शक्ति थी, जो पॉजिटिव सोच थी, वहां उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। भारत में गैर मिलनसार की भावना और रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटे में बट गया, जहां हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया था। देश की मतलब सब फिक्स हो गए थे, कभी ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए युद्ध और करना क्षत्रियों का काम हो गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय इस प्रकार से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे व्यवस्था इतनी ज्यादा हो गई थी कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, कि भाई तो उसका काम है, ये तो उसका काम है, ये तो उसका काम है, बस क्षत्रियों का काम है, बस देश को बचाने का काम है, ठीक है, ब्राह्मणों का काम ये है, शूद्रों का काम ये है। तो इस तरीके से नीची जाति वाले लोगों की शिक्षा और व्यवस्था कोई मतलब नहीं था, ना वो शिक्षित किए जाते थे, ना उनको कोई अवसर दिए जाते थे, ना उनका कोई पढ़ाई लिखाई, आध्यात्मिक मंदिर, हर तरीके से लोग लोग अपने अपने में बंद के रह गए थे। और नीची जाति वाले लोगों के साथ ऐसा था कि बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, इतना भेदभाव होता था कि वो लोग कुंठित हो, समाज में एक बहुत ज्यादा इतनी खाई पैदा हो गई थी, उसको भरना बड़ा मुश्किल हो गया था। आज भी हमारे संविधान में इसके लिए नियम, एक दंड का प्रावधान रखा गया। इतनी ज्यादा वो खाई उस समय बनी थी कि आज भी उसकी दरारें हमें दिखाई पड़ती है हमारे समाज में। उन्हें उनसे ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखा दिया था, कि भाई मुझे तो इनके अधीन रहना, ना हमें पढ़ने का अधिकार है, ना हमें मंदिर में जाने का अधिकार है, ना इनके साथ बैठने का अधिकार, ना इनके साथ बोलने का अधिकार, इन सब चीजों से वंचित रखा गया था। उनको इतना पिछड़ गए थे, इतनी खाई पैदा हो गई थी कि उसको भरने के लिए अभी वर्तमान में भी जूझ रहे हैं हम लोग। उसके लिए सरकार को दंड का प्रावधान रखना पड़ा कि अगर कोई इस तरीके से वर्ण व्यवस्था, जाति, रंग भेदभाव पर अगर किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता है तो उसको जेल हो जाएगी, उसको सजा मिलेगी। भारत में सामाजिक ढांचे में भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दिखाई दी। जब इस तरीके की चीजों हम आपस में ही हो रहे हैं तो कहां से हमारे देश का विकास होगा? उसने गुटों को शक्ति दी और एकजुट हो गए, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसमें दस्तकारी, सिर्फ वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। फिर वही चीज होगी कि अलग अलग दस्तकारी, शिल्पकार, वाणिज्य, अलग अलग लोग बन गए, अलग अलग लोग व्यापार करने लगे। इस तरह खास ढंग से धंधे पुश्तैनी बन गए, कि भाई जो लोहार है वो लोहार
लोहे का काम करेगा, सोने का काम करेगा, बढ़ई लकड़ी का काम करेगा, इस तरीके से पुश्तैनी नहीं हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं वो। नए ढंग से कामों से बचने की पुरानी लकीर पीटने रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई, ये मेरे पिताजी तो ये करते, हम तो यही करेंगे। मतलब एक तरीके से वही परिपाटी चली आ रही है, जो उनके पिताजी करते वही कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, एक डॉक्टर का बेटा या फिर एक ऑटो रिक्शा का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी कोई कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप बढ़ई हो, आप सुनार हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, ये करो। जिसकी जो मर्जी वो करे, अपनी प्रतिभा जिसकी जिसमें है वो काम कर सकता है। और ये पहले थी, लेकिन जब ये इस तरीके की व्यवस्था पैदा होगी तो समाज का विकास कहाँ से होगा? हम तो यही करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के विकास को अवसर से वंचित रखा गया। भाई कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने अद्भुत प्रतिभाएं दी हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक बड़ा ही है तो वो सिर्फ फर्नीचर का काम करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये इससे क्या हुआ, हमारे समाज पतन क्यों चला गया? उन्हें अस्थायी रूप से समाज की सीढ़ियों में नीचे दर्जा देखकर उन्हें मूल्य चुकाया जाता था। भाई वो तो वही चीजें करने लगे जो उनको परिपाटी जो पुरानी चली आ रही थी। इस कारण से हरास हुआ, और बहुत ज्यादा हरास हुआ विचारों में। भाई सोच में हो गया ना कि मेरे तो जैसे तो ना घोड़े के आगे वो लगा देते हैं, बस उसको सामने दिखना चाहिए। तो वही चीज होगी कि भाई एक मिस्त्री का बच्चा है तो मिस्त्री वही बनेगा, बढ़ई का तो बढ़ई, लोहार का बच्चा बस लोहे लोहे का ही काम करेगा। उसके विचारों में वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई कि वो कुछ भी कर सकता है जो पहले थी। दर्शन में, फिलोसफी में, राजनीति में, युद्ध की पद्धतियों में क्षत्रिय युद्ध करेगा और कोई नहीं करेगा। बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ समझ खत्म हो गई थी। केवल बस वही घिसी पिटी लकीर पर चलने वाली बात हो गई, बस उतना। तो इससे जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे समाज में कहाँ से विकास होगा? तो हिरास ही हिरास होगा, उसका पता नहीं होगा। उसके साथ संपर्क में साथ ही क्षेत्रीयता का भाव बढ़ने लगा। ये चीजें भी हो गई। और जैसे हम तो यूपी वाले हैं, हम तो बिहार वाले हैं, हम तो यहाँ वाले हैं, हम तो वहां, ये चीजें इतनी ज्यादा उस समय विकसित हो गई थी कि उसका परिणाम, उसका जो था, आज भी हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, चीजें खत्म हो रही हैं। घाव जो एक तरीके से दिए थे उस समय हमारे समाज ने ही, तो वो समाज भर रहा है उसको, है ना? कहते ना कि पिता का किया हुआ बेटा भुगत रहा है, जो हमने गोदान में पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद। कुछ ऐसे हमारे समाज में भी रहा है कि बुजुर्गों ने जो पुराने समय में हुआ है उसका धीरे धीरे हम खामियाजा भुगत रहे हैं और उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही ये जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी हम काबू कर लेंगे और हमारा एक समाज बहुत ही सभ्य समाज हो जाएगा, जो कि भारत पहले से था। अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद, गिरोहवादी, बंदी की भावना पैदा होने लगी थी। अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई थी, क्योंकि भाई धन आ ही नहीं रहता। सब अपने अपने उतने ही सोच रहे थे कि बस मुझे इतना करना, बस। इसके बावजूद जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी, इसके साथ लचीलापन और अपने को ढकेलने की क्षमता, कि बस हम उतना ही करेंगे, इसलिए बचा रह सका। नए संपर्कों, विचारधाराओं का लाभ उठा सके और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सके। लेकिन यह प्रगति अतीत से बहुत कम थी, अवशेष में जकड़ी और बाधित थी वही पुरानी विचारधारा। तो ये हमारा जो है आज का जो हम चैप्टर थे पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट होता है। नए चैप्टर जो है, नई समस्याएं पढ़ेंगे हम। युगों का दौर तो कंप्लीट हो गया, अब कौन कौन सी नई समस्याएं आ रही हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम अपने आजादी की तरफ तक ये बुक को लेके चलेंगे, ऐसा नेहरू जी ने लिखा है। ये हमें अवगत कराना चाह रहे हैं, उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग ये सब चीजें हमने इसमें कवर की हैं। इसके कठिन शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी बुक इस तरीके से अच्छे ढंग से समझा सके। और इसके बाद मैं इसके फिर एक नई एक सीरीज शुरू करूंगी एमसीक्यू क्वेश्चन की।